सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करते हैं। तला बेशक आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत तला। लेकिन आज शो के स्टार्ट में मैं कुछ बातें, कुछ जिक्र करना चाहूँगी, कुछ शेयर करना चाहूँगी अपने व्यूवर्स के साथ, जिसकी वजह से कल से मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। और डेफिनेटली सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, और तला डेफिनेटली आपका भी मुझे यकीन है कि जो इस वक्त सूरत हाल है बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में, सिंध में जिस तरह का वहाँ पे सैलाब आया है, बारिशों की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। हम सियासी सूरत हाल पे तो स्टार्ट में शो के बात करते ही हैं, हमेशा बात करते हैं, और हमेशा आजकल हर घर में यही चर्चा लगा हुआ है कि आज किसको गिरफ्तार कर लिया है, आज किससे बदला लिया जा रहा है, आज किसके साथ क्या किया जा रहा है, किसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, कैसे बदला निकाला जाए, कहाँ पे रैली निकल रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन जिन लोगों को वाकई हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, जो लोग रो रहे हैं, लेकिन हमारे सारे हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ इस वक्त सियासी गहमा गहमी पे है, कुर्सी पे है, बदला लेने पे है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने में है। लेकिन कोई उन गरीब लोगों की तरफ, उन तकलीफ दे लोगों की तरफ नहीं देख रहा जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा, जिनको हमारी ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा हमारी मदद के, हमारी मोहब्बत के, हमारी एक मैं कहूँगी हेल्प हम क्या होते हैं करने वाले, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, वो ही हमें अता करता है कि हम किसी की मदद कर सकें। ये भी कुछ चोजन लोग होते हैं अल्लाह की तरफ से जो किसी के काम आ सके। यकीन जाने अगर आप किसी के काम आ रहे तो आपसे ज़्यादा इस दुनिया में खुश नसीब और कोई नहीं है। बलूचिस्तान में हमारे भाई, जनूबी पंजाब में, सिंध में हमारे भाई बहनें, वो आप जैसे मेरे जैसे हमारे भाई बहनें, हमारे बच्चे हैं। आप सोचें वहाँ माओं का क्या हाल है जो अपने बच्चों को साफ पानी नहीं पिला सकती, उनके घर तबाह हो गए, घर टूट गए। एक रात में अगर आपके घर की पूरी छत गिर जाए, आपका पूरी हस्ती बस्ती गृहस्थी तबाह बर्बाद हो जाए, तो सोचे एक लम्हे के लिए आपके दिल पे क्या गुजरेगी, क्या हाल होगा, क्या आप कहीं इस काबिल होंगे कि आपको फ़र्क पड़ रहा होगा कि इस वक्त क्या कहाँ पे हो रहा है, किसको गिरफ्तार किया जा रहा है, किसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। नहीं, आप सिर्फ देखेंगे हुक्मरानों की जानिब कि भाई कोई आ जाए हमारी मदद कर दे। इस वक्त साफ पानी का आपने जिक्र किया वर्दा, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना 700 से ज़ायद थर में आरओ प्लांट लगाए थे पानी के, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को पानी साफ पीने का मुयसर नहीं हुआ, खारा पानी पीते हैं। बलूचिस्तान में ग्वादर साइड पे आप चले जाएं, डेवलपमेंट हुई, वहाँ पर भी पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ पर भी लोग पानी के लिए तरसे हुए आरओ प्लांट लगाए जाते हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ तो नहीं है। इस वक्त सिंध में 30 से 40 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, छतें गिरने के वाक़यात हुए हैं। साथ साथ बलूचिस्तान में 230 से ज़ायद लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। सिंध में 23 अजला में एमरजेंसी लगा दी गई है, लेकिन द वर्स्ट सिनेरियो राइट नाउ है इसकी मजीद बारिशें आ रही हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है, लेकिन सैडली हम यही देख रहे हैं 14 अगस्त का जब आज़ादी का जश्न मनाया गया था तो इस्लामाबाद में 100 करोड़ रुपए डांस पार्टी पे खर्च कर दिए गए थे, जबकि बलूचिस्तान के लोग राशन का इंतजार कर रहे थे। इट्स वेरी सैड द स्टेट ऑफ अफेयर्स। हुकूमत जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट और नाअहली उरूज पर है, वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त सिर्फ सियासत 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 उनकी तरजीहात में शामिल है। ना मईशत है, ना मुआशरा है, ना लोग हैं, ना हमारी सोसाइटी है, ना डेवलपमेंट है, ना बारिश से होने वाले नुकसान के बाद उसको सही करना है। कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान का जो हाल है, हमें सोचना होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कब तक इस डायरेक्शन में जाते रहेंगे। कहते हैं तला कि इंसानियत का तकाजा है कि इंसानियत के खातिर ही, कोई भी हम नहीं देखते रंग, मजहब, नस्ल, कौन क्या है, अगर कोई एक इंसान की तकलीफ में तो सबसे पहले हमें आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए, और हम मदद करते भी हैं। लेकिन ये तो फिर भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, हमारे एक ही मुल्क के लोग हैं, हमारे घरों से कुछ हज़ार किलोमीटर की दूरी पर इनका घर है, लेकिन तब भी हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे। प्लीज़ खुदारा अपने अपने घरों से पर्सनली लेवल पर निकलिए, जितनी आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं उतनी मदद कीजिए। और ये तो हम शो में बात करते रहेंगे आगे, और भी मजीद आपसे डिस्कशन में जारी रखेंगे, लेकिन बड़ी खबर पर नजर डालें। तला खान साहब के खिलाफ मुकदमात के बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई, शहबाज गिल के कमरे से भी बंदूक निकल आई। हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ एलानिया क्रैकडाउन, सियासतदान माजी की गलतियां दोहरा रहे हैं, हक और सच की आवाज़ बुलंद करने की सजा में दे रहे हैं।
हक और सच की आवाज बुलंद करने की सजा। बोल न्यूज के एंकर जमील फारूकी पर बदतरीन तशद्दुद। हथकड़ियों में जकड़े निडर सहाफ़ी की वीडियो सामने आई तो सोशल मीडिया सारिफीन भी उठ खड़े हुए। जमील फारूकी ट्रेंड कर रहा है। शख्सियात मुख्तलिफ, अल्फाज एक। मुख्तलिफ सहाफ़ियों के अकाउंट से एक ही ट्वीट, महज इत्तेफाक या कोई प्लानिंग। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुहिम का पोल खुल गया। और कनायारी गद्दारी से शोहरत पाने वाले अली शेर बुख्ती भी सैलाब मुतासरीन में शामिल। रेला उनका घर भी बहा ले गया। लोग सोशल मीडिया पर मदद की अपील कर रहे हैं। तो इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर इन द शो कि हम देख रहे हैं कि सहाफत नहीं रही है, सहाफत कुछ और चीज़ बन गई है। हम यही देख रहे हैं कि सच बोलना बहुत मुश्किल है। यकीनन ये कहना कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हक पे थे आसान है, ये कहना कि यजीद बातिल है मुश्किल हो गया इस दौर में, क्योंकि बातिल बड़ा ताकतवर है, शैतान बड़ा ताकतवर है, और जो गलत काम करता है वो ऊपर जाता है, जो सही काम करता है वो नीचे आ जाता है। और कल से अब तक मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, कुछ खास क्या क्या हो रहा है, हम नज़र डालेंगे कुछ आपके साथ मिलकर, ताकि आप लोगों को भी हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई शहबाज गिल के पार्लियामेंट लॉजेस में ज़ेर इस्तेमाल कमरे पर छापा मारा गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात की साबिक जज की निगरानी कराने का हुक्म सुनाया है। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की आज एडिशनल सेशन जज के खिलाफ बयान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। और इसके साथ साथ बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी की हिरासत के बाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद मुंतकली की वीडियो सामने आई है और अब जमील फारूकी ट्विटर ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। यकीनन और हमारी फोर्सेस हमेशा अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके शो करना चाहती हैं कि हम ही पावरफुल हैं, आवाम में ताकत नहीं है, आवाम की राय हम दबा देंगे, आपकी आवाज़ हम चुप करा देंगे। ताकत डंडे के जोर के ऊपर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे मुल्क में सैडली लाठी जो है वो जिन लोगों के पास है वो इस मुल्क के लिए कोई ज़्यादा अच्छे ख्वाहिशात रखते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने लिए ख्वाहिशात रखते हैं, पर्सनल एजेंडाज पे चलते हैं। नेशनल एजेंडाज, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी बातें बाद में, पर्सनल एजेंडाज, पॉलिटिकल एजेंडाज, पर्सनल सिक्योरिटी सबसे पहले आता है। इसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल, तला से ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किस तरह का एक क्रैकडाउन किया जा रहा है, किस तरह से उनके साथ देने वाले लोगों को, सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही वजह है कि शेख रशीद पाकिस्तान में नहीं है, यही वजह है अरशद शरीफ पाकिस्तान में नहीं है। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, इनकी बड़ी जान पहचान है, आगे पीछे फैमिलीज हैं, हर जगह पे इनकी पहुंच है, लेकिन फिर भी इनको छोड़ना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर हमारे साथ मौजूद हैं अली शेर इस्लामाबाद से, बोल न्यूज़ के हमारे ब्यूरो, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ भी हैं इस्लामाबाद से। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे, आज जमील फारूकी को पेश भी किया जा रहा है अदालत में, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी अली शेर बताइएगा कि आज जमील फारूकी को पेश भी किया जा रहा है अदालत में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की इस वक्त मैं ज़िला कचहरी में मौजूद हूँ इस्लामाबाद की, और यहाँ पे सुहेब बिलाल रांझा जो जज साहब उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। जो जमील फारूकी हमारे बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर है, जिनको गुज़िश्ता रोज़ कराची से गिरफ़्तार किया गया था और फिर 3 रोज़ा राहदारी रिमांड दिया गया था, और उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस थी वो उनको कराची से इस्लामाबाद लेकर आई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि थाना रमना का उनका मुकदमा है और थाना रमना में उनको रखा नहीं गया था, किसी और जगह रखा गया था। जब वो एयरपोर्ट पे आए और ख़ास तौर पे जब कराची में हमारे सीनियर जो है फैसल अजीज़ खान उनके साथ थे, और जिस तरह गुफ्तगू की जमील फारूकी ने उनके साथ क्या हुआ, उनको यकीनी तौर पे जो है ऑडियो कुछ हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस इन योर ऑडियो, लेकिन यकीनन फैसल अजीज़ खान साहब की वीडियो, फैसल अजीज़ खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सबसे निडर और टॉप के सहाफ़ी, और वो हमेशा पहले पहुंचते हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले जमील फारूकी की वीडियो उनकी वजह से बाहर आई है। और जिस तरीके से जमील फारूकी को छुपाया जा रहा था, बताया नहीं जा रहा था, फैमिली को नहीं बताया जा रहा था कहाँ है, इदारे को नहीं बताया जा रहा था वो कहाँ है, उनकी हालत कैसी है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो एयरपोर्ट में जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इस्लामाबाद, तो उस वक्त फैसल अजीज़ खान वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखी वर्दा, और उनको वीडियो बनाने से मना भी किया जा रहा था। लेकिन अगर हम देखें बाकी काफ़ी सारी वीडियोस कल सामने आई हैं, 3-4 वीडियो सामने आई हैं। अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर लिया है अली शेर ने, कुछ बता रहे थे। अली शेर साहब जी, आप अपडेट कर रहे थे हमें। अली शेर, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मैं जिस तरह बता रहा था कि जिस तरह जमील फारूकी साहब को गिरफ्तार किया गया कराची से
और उसके बाद जो है वो कराची एयरपोर्ट से फैसल अजीज़ खान जो हैं वो वहाँ कराची बोर्ड के जो सीनियर हैं वो भी साथ आए और उन्होंने जो है जो उनसे के साथ गुफ्तगू की और जिस तरह पुलिस रजिस्ट कर रही थी उस गुफ्तगू को वो सारी दुनिया ने देखा। और ख़ास तौर पे अगर बात जिस तरह आप थोड़ी देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ पैमानों की, हकीकत ये है कि मुख्तलिफ पैमाने हो गए इस मुल्क में। अजीब ये एक तरह से पुराना पाकिस्तान आ गया है, वापस कहते थे हम पुराना पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। पुराने पाकिस्तान में पैमाने मुख्तलिफ हैं। अगर वही तकारीर, वही शार्ट्स और वही धमकियाँ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह दें तो उसके हवाले से जो है वो पैमाना और है, वही मौलाना फजलुर रहमान दें, कोई और दे तो पैमाना और है, जरदारी साहब दें को पैमाना और है, इमरान खान दे उस तरह की कोई बात करें या उससे मिलती जुलती बात भी करें तो पैमाना और है। सेम इसी तरह सहाफ़त के लिए जैसे सियासत के लिए पैमाने बदल गए, इसी तरह सहाफ़त के लिए भी पैमाने बदल गए हैं। और सहाफ़त के लिए पैमाने में जमील फारूकी साहब ने जो बात की, इसी तरह की मिलती जुलती बात जो है वो किस बड़े एंकर ने नहीं की है। लेकिन जो है वो चूंकि निशाना जो है वो एक पर्सन के साथ साथ एक इदारे को भी बनाना है, इस वजह से कि वो हक और सच की बात कर रहा है, वो जो दिखा रहा है। आप देख लें प्रैक्टिकल बात क्या है। अगर पैमरा के कानून को माना जाए और माना जाना चाहिए और माना भी, बोल ने भी ये किया कि जब इमरान खान साहब की स्पीच अभी शुरू भी नहीं हुई थी तो बोल को ऑफियर कर दिया गया। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, मतलब तो अभी एक तो होता कि हम डिले करके ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि इस वक्त फिलहाल सूरत हाल क्या है, केस के हवाले से कुछ अपडेट दीजिए हमें। अभी उनको पेश किया इस वक्त जाएगा, मैं जो सोहेब बिलाल साहब है, राजा साहब, उनकी अदालत के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे अभी तक ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक वो लेके नहीं आएंगे, अभी तक पुलिस जो है वो जमील फारूकी साहब को लेके नहीं आई है। हम यहाँ कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, बोल की टीम मौजूद है, जर्नलिस्ट मौजूद हैं और जब तक वो यहाँ पे लेके नहीं आते उस वक्त तक तो नहीं कह सकते कि किस वक्त तक समाज शुरू होगी। लेकिन आमतौर पे 10:30-11 के करीब आमतौर पे लाया जाता है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ जी इस वक्त हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और वकला की टीम भी पहुंच चुकी है। अभी जब पुलिस उनको लेके आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि जो टाइम है उसके मुताबिक आगे प्रोसेस कब चलता है। और ज़ाहिर है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी इस्लामाबाद पुलिस और हमारे वकला जो हैं वो उसको डिफेंड करेंगे जमील फारूकी साहब के मौक़िफ़ को कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी बरामदगी आपको करना मतलूब है। तो उस लिहाज से कल की जो सिचुएशन होती रही खासतौर पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, कराची वाली तो फैसल अजीज़ खान साहब की ज़बानी, उनकी वीडियो की ज़बानी साहब ने देख ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे क्या हुआ और रात जमील फारूकी साहब ने कहाँ गुजारी, हमारे सीनियर साथी, हमारे रिपोर्टर बोल न्यूज़ के जाहिद फारूक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आप एयरपोर्ट पर क्या हुआ था, आपने क्या देखा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं रात उधर ही मौजूद था और मैंने खुद देखा जब एयर सियाल की फ़्लाइट आके लगी, तमाम मुसाफिरों को पहले उतारा गया क्योंकि उनको बिल्कुल अकबी नशिस्तों के ऊपर बिठाया गया था जो आखिरी नशिस्त थी जहाज़ की। सारे मुसाफिर जब चले गए फिर उनको जहाज़ के नीचे ही गाड़ी खड़ी थी, वहीं से उनको बिठा के स्क्वाड के ज़रिए वो ले जाया गया और थाना रमना में नहीं रखा गया। मेरी रात एसएसपी से भी बात हुई, एसपी से भी बात हुई, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हम उनको थाना रमना में नहीं रख रहे, हम सेफ कस्टडी में है और वहीं पे उनकी इंटरोगेशन जो है होगी। और यही हुआ कि सारी रात हम देखते थे कि थाना रमना में जहाँ पे मुकदमा था, जहाँ पर हवालात मौजूद है। ठीक, अब बहुत बहुत शुक्रिया, हमको सेफ था गया, ये बात आपने बताई हमें। अली शेर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान नियाजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। जी अमजद अली साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे सेंसिटिव जो इशू है वो है जो गद्दारी का केस हुआ है, जबकि कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से केस नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज किया गया, केस हो गया। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि 3 दिन का तो उन्होंने कहा है कि हिफाजती उन्होंने बेल ले ली है खान साहब ने, लेकिन 3 दिन बाद दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा उनको, और यहाँ पे ये भी मुमकिन है कि अगर अदालत में पेश किया गया उनको और उनकी एक्सटेंड नहीं हुई बेल तो फिर वहीं पर ही उस टाइम पे गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस तरह कोई खदशा है आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये हमारी समझ से बालातार है कि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो मुकदमा कायम किया है वो किस बात पे किया है। खान साहब ने तो ये बात की है कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे और
ये जो इलीगल ऑर्डर पास किया है, इवन वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने, उनके खिलाफ हम जाएंगे कानूनी नुक्ते निगाह से। लेकिन उसको बात को ट्विस्ट करके उन्होंने जो है 780, ये तो दहशत गर्दों पे लगता है। और कि आज इमरान खान पे दहशत गर्दी का पर्चा हैरान को न, फिर तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो डेमोक्रेटिक अंदाज से अपनी आवाज को बुलंद करें, फिर वो भी फिर दहशत गर्द हुए। तो ये क्या पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान की आवाम को कि कोई भी हक नियाज़ी साहब, मैं आपको बताता हूँ नियाज़ी साहब, जो मैसेज जो दिया जा रहा है वो बड़ा प्लानिंग के साथ दिया जा रहा है। मैं कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स अपनी स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। बड़ी अजीब सी सूरत हाल ये है, आफत मुझे नहीं लगता कि अब बची है। अब ये गरीदा फारूकी की ट्वीट है, जब 3 दफा के वजीर आजम और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह का मीडिया ब्लैकआउट किया जा सकता है तो इमरान खान का क्यों नहीं। अब ये थी गरीदा फारूकी की एक ट्वीट। अब एक और ट्वीट आ रही है मुबश्शिर लुकमान साहब की, वही अल्फाज, जिस 3 दफा के वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह का मीडिया ब्लैकआउट किया जाता है तो इमरान खान का क्यों नहीं। वही एग्जैक्ट सेम वर्ड्स सारे सहाफियों के पास कैसे पहुंच रहे हैं। ये वक्कार साहब है, ये भी वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि प्लान के तहत सबको जो है ये अल्फाज दिए जाते हैं कि आप सब ने जो पैसे लिए हुए हैं उसके बदले में आपने ये ट्वीट करनी है, ये अल्फाज इस्तेमाल करने। और एग्जैक्ट ये मरियम साहबा ने अप्रूव किए हैं, शहबाज साहब ने अप्रूव किए हैं, या फिर नवाज शरीफ लंदन से अप्रूव करके भेज रहे हैं, मालूम नहीं है। लेकिन ये सिनारियो नियाज़ी साहब वाज़ेह कर रहा है, लेट मी फिनिश वर्दा, ये सिनारियो ये बात वाज़ेह कर रहा है नियाज़ी साहब कि इट इज ऑल अ स्क्रिप्ट। प्लानिंग के तहत सोच लिया गया है कि पीटीआई वालों को किस तरह लपेटना है, किस तरह इन पे झूठे केस बनाने, अंदर करना है। शेख रशीद साहब भी दुबई में है, बड़े बड़े सहाफी मुल्क छोड़ के गए हुए हैं, तो हालात बड़े सीरियस है नियाज़ी साहब। ये तो ऐसा भी लग रहा है ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको दिया हुआ है, आप कॉपी पेस्ट करें और जो हक और सच बोलता है जमील फारूकी साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो कहते हैं कि झूठ को इतना जोर से बोलो कि आपको सच भी उसमें ना उसकी धूल में जो है वो छुप जाए। सही कह। और आज एक बड़ी हैरानकुन बात है कि इस जो लिफाफा साफी हैं वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने पैसे हलाल कर रहे हैं, लेकिन जो अब लोगों की जो सोच है और लोगों की आंखों में जो प्यास है खड़े होने की, उसको मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट समझ ही नहीं पा रही। और मेरे ख्याल में या इनकी, वो कहते हैं ना, कबूतर की तरह इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं कि लोग जो है वो जो सोच रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं। आप देखें कराची का जो इलेक्शन हुआ, खान साहब वहाँ पे गए भी नहीं, लेकिन वहाँ पे भी हम अक्सरियत के साथ 13 पार्टियों को शिकस्त दी हमने। तो आप खुद अंदाजा करें कि लोग तो बहुत डिफरेंट वे पे जा रहे हैं और ये अभी पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ओल्ड पॉलिटिक्स को और वही मुका की पॉलिटिक्स को, जिन्हें हासिल कुछ नहीं होगा, बल्कि ये अपनी सियासी कब्रें जो है मजीद गहरी खोद रहे हैं। क्योंकि अब एक लाइन खिंच गई है जिसमें वो लोग जो इस मुल्क के अंदर जो है वो आज़ादी चाहते हैं हकीकी, और एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें अपने घुटनों पे बैठ के दूसरों की गुलामी करनी है। और उसी वो तर्ज पे वो अभी उनके ख्यालात हैं। मेरे ख्याल में वो कौम की नब्ज़ पे हाथ नहीं रख पा रहे, ये कौम को समझ नहीं पा रहे। अगर मेरे ख्याल में ये समझ पाते, या अपने जो ये मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी के जरिए जो लोगों को दबाने की कोशिश, कभी पीटीए के जरिए, कभी पैमरा के जरिए, और कभी क्या कर रहे हैं, इससे कुछ भी। अब तो देखें आप, रियासत और कौमी इदारे खामोश क्यों हैं नियाज़ी साहब? रियासत और कौमी इदारे तमाशा क्यों देख रहे हैं? अगर खामोश रहे तो मैं समझता इससे नुकसान होगा, क्योंकि जो उंगलियां उठ रही हैं और उसका इल्जाम भी हम पे लगाया जा रहा है, हालांकि वो लोगों के जज्बात को समझ नहीं पा रहे। और यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि लोग जो है वो अब ये मानने को तैयार नहीं है कि हम एक जो मुल्क के लूटने वाले हैं और जिन लोगों ने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया,
75 ईयर्स में अगर हम नहीं सबक हासिल कर सके तो फिर कब हासिल करेंगे? सब ये बात तो अब बिल्कुल अलग हो जाती है कि वो आवाम को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे, या उनको पता है कि 22 करोड़ आवाम चाहती क्या है, किसके साथ है, लेकिन वो उनमें वो शऊर जो बेदार हो चुका है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये बात तो बिल्कुल अलग हो जाती है। ये फिर एक अलग ही हमारा एक वो निकल जाएगा कि हम इस पर पूरी एक मजीद गुफ्तगू जारी रखें। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल चल रही है, जो जिस तरह से दबाया जा रहा है आवाज़ों को, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट मैं कहूँगी क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उससे कैसे निपटेंगे आप लोग? मैंने पहले कहा ना कि इस देखिए कितने लोगों को पकड़ लेंगे। एक बनी गाला का जो घेराव करेंगे तो लाखों बनी गाला जो है वो बन जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। और बनी गाला की तरफ कोई भी आप देखेंगे जो मैली आवाज है, आंख है, उसको भी लोग जो है वो किस नजर से देखते हैं। तौहीन अदालत वाले केस में आज क्या होगा? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वक्त कम है, तौहीन अदालत वाले केस में आज क्या होगा? मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ जो है वो डरावे हैं कि इनको अगर डरा सकते हैं तो डराएं। उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। आप खुद देख लें, पूरा खान साहब की स्पीच पढ़ लें, सुन ले, उसमें क्या है। अभी अगर ये जो तौहीन अदालत जो जिस पे बुलाया गया है, ये भी मतलब एक टूल के तौर पे जो है वो आवाज को दबाने की कोशिश, इससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। अगर इसको बल्कि अपनी बेतौकीदी में इजाफा करेगी हायर कोर्ट। सर ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि जितना दबाएंगे वो उतना ताकत से लौट कर आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आप हमेशा में अपना टाइम देते हैं और हमेशा आप सच की आवाज़ देते हैं, और यकीनन इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सब एक साथ खड़े हो जाएं और यक आवाज़ अपने मुल्क की खातिर, मुल्क की सलामती की खातिर, मुल्क के इदारों की खातिर, मुल्क की बका और सोवरेनिटी की खातिर कुछ करें, क्योंकि यकीनन हालात बहुत सीरियस हैं। मर्दा लोग खड़े हुए तलहा, और जो लोग खड़े उनके साथ क्या सलूक हो रहा है ये बात भी हम सभी जानते हैं। किसी ढकी छुपी नहीं, बर्दाश्त ऐसा नहीं है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हकीकी आज़ादी की जंग इतनी आसान नहीं है मेरे दोस्त। खैर, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और मास्टर शॉट पे आप देख के समझ गए होंगे कि अब हमारे साथ कौन है। अब डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि जिस घर में भी आप झांके उस घर में नज़ला, बुखार, खांसी का वायरल आपको लाजमी मिलेगा। जब मानसून आता है तो मानसून अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ कई बीमारियां लेके आता है, जैसे कि आपका गला ख़राब, नज़ला, बुखार, खांसी, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, पेट का दर्द और पता नहीं कौन कौन 10,000 चीज़ें। तो हमने सोचा क्यों ना हम आप सबके फेवरेट हकीम शाह नज़ीर को आज अपने शो पे इनवाइट करें और उनसे जाने कि भाई कुछ घरेलू टोटके बता दें। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ पिछले एक हफ्ते से नज़ले वाली हो रही है, ख़त्म नहीं होकर दे रहा नज़ला। शाह नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या मसला है भाई, इतने बीमार पड़े हुए? हम हर दूसरे घर में कहते हैं जिस घर की घंटी बजाए वो कोई ना कोई बीमार आदमी मिलेगा लाजमी। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि अभी जो मानसून चला है, इसी से ही आपने अपने सवाल का जवाब इसी में ही दे दिया था। मानसून में ये है कि मक्खियाँ, मच्छर, गंदगी, और फिर उसके बाद हमारे शहर के हालात भी आपके सामने कि बारिश इतनी नहीं होती है जितने खड्डे हो जाते हैं, खड्डे हो जाते हैं, कीचड़ और गंदगी होती है। इसमें सारी बातें आपको तकलीफ़ें शुरू होती हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो स्किन के अमराज हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे फंगस हो गया, एक्जिमा के पेशेंट हो गए, वो तो बेचारे बहुत हो रहे हैं आजकल। वो खुजाना जो शुरू हो जाते हैं, तो जब तक वो खून ना निकालें छोड़ते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पर अटैक कर रही होती हैं। फिर उसके बाद जब वायरल इन्फेक्शन होता है, जिस तरह बुखार हो गया, अब बुखार जो है वो अचानक सर्दी लग रही है, फिर गर्मी लग रही है, फिर सर्दी लग रही है। ये मौसम भी कुछ अजीब सा ही हो रहा है कि जब आप पंखा तेज करें तो आपको ठंड लगती है, रात में एकदम सर्दी हो जाती है, दिन में थोड़ी सी गर्मी लगती है आपको, फिर पंखा खोलते फिर ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब मानसून के बादल खत्म हुए, समंदरी हवा चलने लगी, बादल वापस जाने लग गए, तो उसमें यह है कि मौसम ठंडा हुआ है। पहले मौसम गर्म था, हब्स था, हब्स खत्म हो गया। अब उसमें यह है कि जब जाहिर बात है आप पंखे के नीचे ही सोते हैं सारे, तो उसमें तो आपको ठंड लगेगी। और दूसरा ये है कि जब गला ख़राब होता है तो इसमें आपको 99-100 टेम्परेचर रहता है, नज़ले में भी रहता है ना, कहते हैं हरारत रहती है, बुखार सा फील रहता है, हर वक्त सुस्ती काहली महसूस होती है और नाक बह रही होती है। बाज़ औक़ात छींकें इतनी शुरू हो जाती हैं कि बाज़ लोगों को तो एलर्जी होती है, सुबह उठते ही 20-25 छींकें लगा दें। तो आज मैं आपको एक छोटी सी नुस्खा बनाकर दिखा रहा हूँ, आप ये बना लीजिए। अच्छा, एक चीज़ आपके सवाल था पहले कि
खांसी ड्राई कफ होती है, सीने पे दर्द शुरू हो जाता है। आजकल बहुत हो रहा है कि आपको कहते हैं ना, एक तो बलगम वाली खांसी होती है, वो नहीं है कि ड्राई कफ, और अटैक हो रहे हैं। लाइक अगर आपको खांसी आ गई तो धड़ खौ 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 चलती रहेगी, आंखों से पानी निकल आएगा, पसीने छूट जाएंगे, जब तक आप पानी कहते हैं ना वो तारे नजर आ जाते हैं। हाँ, दिन तारे नजर आ जाते हैं। तो उसमें ये है कि काली किशमिश ले लें, काली किशमिश। अच्छा। ये पंसारी से भी मिल जाती है, ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाती है। उसके 5 दाने 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएं। फ़ायदा आपको पहले ही दिन होगा, 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा, जिन लोगों को नज़ला बह रहा है और छींकें, सर दर्द, बुखार सा फील होना, गला ख़राब हो जाना, तो एक छोटा सा नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बनाना। और इसमें जो हम चीज़ें डाल रहे हैं वो ये है तुख्मे ख़त्मी, तुख्मे ख़त्मी और तुख्मे खुब्बाजी। ये क्या जड़ी बूटियाँ हैं? ये जड़ी बूटियाँ पंसारी से मिल जाएंगी, ये जुशांदे के आइटम होते हैं। और ये है मुलेठी, ठीक है। मुलेठी आपने लेना है 1 इंच का टुकड़ा, ऐसे 1.25 कप पानी में डालेंगे, और 1 चम्मच के बराबर तुख्मे खुब्बाजी और 1 चम्मच के बराबर जो है वो तुख्मे ख़त्मी आप डाल के इसे एक जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के आप पी लें। ये भी 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। मुलायठी तो गले के लिए बहुत अच्छी होती है, गले के लिए भी बेहतर है, पेट के लिए भी बेहतर, पेट के लिए भी। अच्छा, ये कहते हैं नॉर्मल मुलायठी अगर आपको मिल जाए घर में तो आप नॉर्मल चाय में भी डाल के पी सकते हैं। मसाला चाय बनती है आजकल एक बड़ी मजे की, उसमें कहते हैं मुलायठी डालें, मुलायठी डालते हैं तो बहुत मजे की, चाय में भी डालते हैं। और आमतौर पर भी जो चाय पसंद है उसमें भी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका नुकसान कोई नहीं। और कितनी क्वांटिटी में डालनी चाहिए चाय में? आप 2-3 कप चाय बना रहे हैं, जैसे मतलब 1 कप के लिए 1 चुटकी, जैसे अभी स्टिक है, जैसे इसकी स्टिक है ना, हाँ। आप इसकी आधी इंच का टुकड़ा डाल दें आप उसमें, सही तोड़ के, जहाँ इसका आधा इंच का टुकड़ा तोड़ के डाल दें आप उसमें, तो आपको जायका भी मिलेगा इसका, और साथ में ये है कि गला भी बेहतर होना शुरू होगा, क्योंकि ये टॉन्सिल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और जिनको बलगम है, गले में बलगम गिर रहा है, उनके लिए भी अच्छी है? उनके लिए भी बहुत बेहतर है ये, क्योंकि बलगम रेशा सारा साफ करता है ये। अच्छा, एक होता है एलर्जी छींकों वाली, बलगम रेशा हो रहा है, एक होता है अस्थोमेटिक एलर्जी, जिसमें सांस फूलता है, सांस उखड़ता है। अच्छा, जिन लोगों को दमे के मरीज होते हैं, एग्जैक्टली इस सीजन में उनको अटैक ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें यह है कि जैसे धूल मिट्टी उड़ रही हो तो एकदम उनका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, रात को एकदम घबरा के उड़ जाते हैं कि दम घुट रहा है हमारा। बाज़ औक़ात फेफड़ों पे बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो ये दम कुशी वाली खांसी और दमे के लिए जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, इसमें यह है कि गुले ज़ूफ़ा ये होती है। मैं चाहूँगी दिखाएं ज़रा व्यूअर्स को आप हाथ में उठा के, ताकि वो देख भी लें। ये देखें गुले ज़ूफ़ा, अच्छा ये फूल है ना, फूल है ये देखें गुले ज़ूफ़ा, ये सूखे हुए फूल हैं। ये अगर आप देख सकते हैं कैमरा में, ये देखें गुले ज़ूफ़ा, ये देखिए सही, ये ऐसे ही ड्राई मिल जाएगा आपको ना? जी बिल्कुल, हर पंसारी की दुकान पे सही मिल जाता है। तकरीबन ये हमने लिया 1 चम्मच के बराबर, सही। और इसके साथ हम ये डालेंगे सपिस्तान, जिसे लसोड़ा कहते हैं। ये सूखे हुए लसूड़े? जी, सूखे हुए लसूड़े। अच्छा, ये भी दिखाइएगा। देखिए छोटे छोटे से हो गए सूखे हुए लसूड़े। लसूड़े तो हमने देखे हैं किस तरह से। और ये क्या कहते हैं इसको? सपिस्तान। सपिस्तान, ये भी आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान से। सपिस्तान, ये क्या करेंगे भी इसमें डाल देंगे? 1 चम्मच हमने गुले ज़ूफ़ा लिया और 4-5 दाने जो है हमने सपिस्तान ये मुलायठी भी है। मुलायठी भी देखें, मुलायठी ये गले के लिए बहुत अच्छी होती है। पहले भी अपने शोज में आपको बता चुके हैं, और हकीम शाह नज़ीर ने ही बताया है आपको मेरे एक शो में, मुझे याद है। मुलायठी का पाउडर आप लेके आए थे, उन्होंने बताया था कि जिनको गले की तकलीफ है, टॉन्सिल्स रहते हैं, जिनका गला ख़राब रहता है एलर्जी की वजह से, वो मुलायठी का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहता है। जी, अब क्या करेंगे? सपिस्तान हमने 5-7 दाने डाले और 1 चम्मच गुले ज़ूफ़ा डाल के ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना रात को सोते वक्त पिएं। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए, सोने से पहले पीलें। आप देखिएगा आपके सांस में बेहतरी आएगी, बलगम रेशा ख़त्म होगा, सांस की जो तंगी हो जाती है, जैसे बहुत बार बार इनहेलर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आप अपना इनहेलर या अपने डॉक्टर की मेडिकेशन अपने डॉक्टर के मशवरे से जारी रखना, आपने उसको रोकना नहीं है, और ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी काफ़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए, इंशाल्लाह ताला। अच्छा शाह नज़ीर साहब, एक होता है जो नज़ला कहते हैं ना, बहता नहीं है, बंद नाक बंद हो जाती है आपकी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आप स्टीम भी ले लें तब भी नाक बंद रहती है, जिसकी वजह से आपके सर में भी दर्द रहता है, सर भारी रहता है आपका, उसके लिए बताएंगे? इसकी वजह से माइग्रेन पेन भी होने के चांसेस होते हैं, सर दर्द रहता है और नींद भी बेचैन रहती है, और सुस्ती काहली इतनी होती है कि बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता, आप सो ही नहीं पाते, नाक बंद है, सांस कैसे लेंगे? और मुंह से स्मेल भी महसूस होती है। तो इसके लिए एक लेवेंडर फ्लावर आता है जिसे इस्ते खुद्दूस कहते हैं,
किताब हिकमत में इस्ते खुद्दूस, और आम उसका इंग्लिश नाम है लेवेंडर फ्लावर। इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डालेंगे, जोश दे देंगे, कहवा बन गया, रात सोते वक्त पिएं। ये माइग्रेन के लिए भी बेहतर है, बंद नज़ले के लिए भी बेहतर है, जैसे नाक बंद रहती है, गले में रेशा गिर रहा होता है, खींचते रहते हैं, नाक से खींचते रहते हैं, ये सारी अलामात आपकी सही होना शुरू हो जाएंगी। और अगर नज़ले की वजह से सर में दर्द हो, ये वो भी ठीक कर देगा। अगर स्ट्रेस हाई हो, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, हाई टेंशन को भी कम करता है। टेंशन को भी कम करता है, सही। अच्छा जी, अगर आपको भी कोई सवालात हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। इस वक्त शाहनवाज जी से आपसे बात करने के लिए भी आपको बताएंगे। शाहनवाज साहब, एक और मसला हुआ था कराची में, जब ये बारिशें आती हैं तो इतनी मक्खियाँ आ जाती हैं, जैसे आपने भी कहा ना कि अटैक हो जाता है वायरल का, तो मक्खियों का भी इतना अटैक होता है, तो उसके लिए कुछ बताएं, घर से मक्खियाँ कैसे खत्म की जा सके? देखिए, एक मक्खियाँ और एक मच्छर। मच्छर तो भैया नजर भी नहीं आते, कहाँ है? आप ना जैसे कलौंजी, अजवाइन और काला दाना, कलौंजी, अजवाइन और काला दाना, ये तमाम चीजें घर में मौजूद होती हैं। काला दाना के अलावा? जी हाँ, काला दाना धुनी देते हैं ना घर पे। काला दाना, अच्छा जी जी, वो होता है, उसे हरमल भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ, ये 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें, फिर इससे आप घर में धुनी दें, आपके एक तो मच्छर भी गायब होंगे, मक्खियाँ भी गायब होंगी, और ये खटमल भगाने में भी मदद देगी। अरे बात बताएं, कलौंजी, मेथी, कलौंजी और अजवाइन और काला दाना, जिसे हरमल भी कहते हैं, ये तीनों 50-50 ग्राम लेके मिला लें, फिर इसकी धुनी दें आप। एक तो इसकी स्मेल बुरी नहीं होगी, जैसे दूसरी चीज़ों की स्मेल लग जाती है ना घर में से अजीब सी स्मेल आने। अच्छा, आप ये इस तरह की चीज़ें कहते हैं, बच्चों को भी एलर्जी हो जाती है, जो एलर्जी होती है खुशबू से भी उनको एलर्जी हो जाती है, छींकते रहते हैं, तो इससे नहीं होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह। और आमतौर पे जिन लोगों को अक्सर एलर्जी रहती है, हर हफ्ते में एक बार ज़रूर होती है, तो वो बनफशा के पत्तों का कहवा बना के पिया करें। ये हर किस्म की एलर्जी को भी ख़त्म करती है, साथ में स्किन एलर्जी को भी ख़त्म करती है। अच्छा हाँ, स्किन एलर्जी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। एक होती है हड्डियों का बुखार होता है, जिसे चोर बुखार कहते हैं, किसे कहते हैं रात में आता है, शाम होती है, कहते हैं बुखार हो गया, हालांकि चेक करते हैं तो बुखार नहीं है, और हाथ पांव जलने शुरू हो जाते हैं। तो एक लकड़ी आती है, गिलो की लकड़ी, उसका 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधा चम्मच, सवा कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें, आपके हड्डी में से बुखार खत्म होगा। ये आम मौसमी बुखार के लिए भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन। अच्छा, डायरिया की भी आजकल बड़ी कंप्लेंट आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, या आपकी बाउल मूवमेंट सही नहीं है, स्टमक अपसेट हो जाता है, कभी सही है कभी नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? देखिए, बेलगिरी का मुरब्बा ले लें आप, बेलगिरी का मुरब्बा, ये 1 चम्मच के बराबर सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद लें। मीठा होता है मेरी तरह, आपकी तरह जबरदस्त, खूबसूरत भी। तो 1-1 चम्मच के बराबर दिन में 3 मरतबा, इंशाल्लाह पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा। और अगर पेट में दर्द रहता हो, सिर्फ पेट में दर्द रहता हो, तो सिर्फ देसी अजवाइन ले लें, उसे साफ़ कर लें, और उसकी 1 चाय वाली चम्मच मुँह में डाल के ऊपर सादा पानी पी लें, थोड़ा सा चबा भी लें। आप देखें 10 मिनट में पेट का दर्द खत्म होगा। बाजू का तो पेट का दर्द कोई बात रुकी हुई होती है, जिसकी वजह से बता नहीं रहे होते, पेट में दर्द हो रहा है, उसमें पेट में बड़ा दर्द होता है ना, और फिर आप चक्कर, उसमें मोशन भी लग जाते हैं कभी कभी, वो एंजाइटी। अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद अरशद मुल्तान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं है अरशद साहब, दोबारा कॉल कीजिएगा, हम आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ वर्दा बताऊंगा कि ये चक्कर बहुत आ रहे हैं लोगों को, वीकनेस की वजह से। हाँ, आमतौर पे भी सुबह उठते हैं तो ज़मीन हिलती है, चक्कर आ जाते हैं, बास को अंधेरा आ रहा होता है आंखों के आगे, तो ऐसी सूरत में ये आजकल बहुत हो रहा है, कमज़ोरी की वजह से हो रहा है। तो और दूसरा ये है कि दिमाग एक फिल्म की तरह चल रही होती है, सोते भी हैं तो बातें वसवसे कुछ सोच रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आसाब को कमज़ोर करते हैं, और इसमें भूलने की शिकायत भी हो जाती है। तो एक बीज आते हैं मगज़ बिनोला, मगर ये कपास के बीज होते हैं, ये उसका मगज़ होता है, इसे साफ़ कर लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं, और जब ठीक हो जाए आप इससे रोक दें। आप देखिएगा आपका जो दिमाग फजूल का चल रहा होता है ये भी ठीक हो जाएगा, आप प्लान बना रहे होते हैं बहुत सारे, ये भी नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। पावी पुलाव चल रहे होते हैं, क्या आपने क्या नाम लिया इसका? मगज़ बिनोला। मगज़ बिनोला, अगर आप एक्स्ट्रा सोचे रखते हैं या बहुत ज़्यादा सोचने की आपको बीमारी है तो मगज़ बिनोला का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा शाहनवाज जी साहब, आजकल डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू के लिए कुछ बताएं कि बहुत से लोगों में सुनने में आ रहा है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, आपके हॉस्पिटलाइज हो गए हैं लोग, या डेंगू हो गया है आपको, तो क्या किया जाए उसके? देखिए, उसके लिए जो मैंने अभी एक नुस्खा बताया, गिलो की लकड़ी और अजवाइन का, आप इसका कहवा बनाकर पिए। मैंने कहा ना, हर किस्म के बुखार के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। प्लेटलेट्स के लिए आम पॉपुलर चीज़ है, जो पपीते के पत्तों का पानी भी पीते हैं, और साथ में एक एप्पल जूस ले लें, उसमें चंद कतरे लेमन के डाल के भी पिएं, आपके प्लेटलेट्स पूरे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ कोई भी मर्ज़ हो उसको छोटा मत लिया करें, आप अपने मौलिज का मशवरा ज़रूर जारी रखा करें। सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका और क्या पूछना चाहेंगे आप शाहनज़ीर साहब से? मोहसिन अली खान। मोहसिन अली खान जी, मोहसिन भाई क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब को कि मेरे को कंटिन्यू थूक आता है। मैं बाइक चलाता हूँ, आजकल तो मास्क लगा रहा हूँ, लेकिन डस्ट भी चली जाती है, लेकिन कंटिन्यू थूक आते हैं। मुझे रास्ते में रुक के बाइक में और थूकना पड़ता है बार बार। इसके लिए कोई सिस्टम ऐसा आपके पास हो जो बताए मैं यूज करूँ? थूक बहुत आता है इनको, बाइक चलाते हैं ये। जी बताइए। देखिए, जिन लोगों को थूक बहुत ज़्यादा होता है और मुझसे पानी बार बार बात भी कर रहे होते हैं तो पानी निकल रहा होता है मुंह से, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है इस्पहोल छिलका, तुख्मे बलंगा, ये दोनों मिला लीजिए और इसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के 10 मिनट के लिए रख लें ताकि ये फूल जाए। फिर इसे आप पी लें। ये तेज़ाबियत को भी दूर करती है। बार बार मुंह में पानी आ रहा हो, रिफ्लेक्स हो रहा हो या आपके मुंह से पानी की छींटें निकल रही हों, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये मुंह के छालों को भी ख़त्म करती है। और मुंह के छाले जाता है आपके मैदे की तेज़ाबियत की वजह से? तेज़ाबियत की वजह से होती है। बाज़ औक़ात मसूड़े सूज रहे होते हैं जिसकी वजह से मुंह से स्मेल भी महसूस होती है और पायरिया भी हो रहा होता है। तो आपने सत अजवाइन, सत पुदीना, सत काफूर, ये तीनों क्रिस्टल्स होते हैं, इनको आप मिला लें, एक बोतल में डाल लेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। मसूड़ों की सूजन भी और गर्म ठंडा लगता हो वो भी ठीक होगा, मुंह की स्मेल भी दूर हो जाएगी। दांतों की सेंसिटिविटी के लिए भी आपने एक बहुत बेहतरीन नुस्खा बता दिया। शाहनज़ीर साहब, बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है गैस की भी। अक्सर लोगों को गैस बहुत ज़्यादा हो रही होती है या फिर कहीं भी उठे बैठे रहे उनको पेट में दर्द होता है, गैस प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए क्या? देखिए, अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है और दूसरा एक गैसेज होती है, मैदे में जलन भी शुरू हो जाती है। तो आपने 3-4 चीज़ें, सूखे नींबू, अनारदाना, पुदीना देसी, सौंफ, सूखे नींबू, अनारदाना, पुदीना देसी और सौंफ। पुदीना देसी अलग होता है कोई? हाँ, एक पहाड़ी होता है, एक देसी होता है ना। सही। तो ये पंसारी से मिल जाता है आपको। इन्हें साफ़ कर लें, इनमें मिट्टी होती है थोड़ी सी। साफ़ करने के बाद इसे मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। फिर इसकी हर खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ लें। आपको देखना 10 मिनट में एक अच्छी सी डिकार आएगी, पेट हल्का हो जाएगा आपका। और दूसरा ये है कि जो पेट अफारा हो जाता है, भूख भी सही नहीं होती है, कुछ खाया पिया भी नहीं जाता, हाथ पाँव भी जल रहे होते हैं, पिंडलियों में भी दर्द हो रहा होता है, वो भी ठीक हो जाएंगे। और ये प्रॉब्लम अगर आपको रहती तो ये प्रॉब्लम ये घर में बना के रखें, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं चीज़, आम चीज़ें हैं ये। पुदीना घर पे इस्तेमाल होता है, सौंफ घर पे इस्तेमाल होता है। सही। अच्छा, जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं वो घर में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाए तब तक और डॉक्टर की दवाइयाँ अपनी जारी रखें। बिल्कुल जारी रखें। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनज़ीर साहब, बहुत थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो काली हड़ और सना मक्की, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चम्मच रात खाने के बाद। काली हड़ और सना मक्की, सही जी, सुबह शाम पानी के साथ ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनज़ीर साहब, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आप जाइए, लीजिए छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। अब कुछ बात हो जाए वेदर सेगमेंट की। महकमा मौसमियात पाकिस्तान की जानिब से आपको आगाह करें तो आज पंजाब में मौसम गर्म रहने का इम्कान है, लेकिन शुमाली और मशरकी बलूचिस्तान के साथ साथ बालाई सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश हो सकती है, जबकि कल 24 अगस्त को जनूबी पंजाब में भी बारिशों का इम्कान है और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने को तैयार हैं। अगर कराची की बात की जाए तो हमने आपको कल बताया था कि कराची में 3 नए सिस्टम एंटर होने वाले हैं और अगर आप यहां पे देखें तो कराची में दोपहर 2 बजे के बाद एक सिस्टम एंटर हो जाएगा और हल्की फुल्की बारिशों के इम्कानात हैं। लेकिन कल से सुनने में आ रहा है कि काफ़ी तेज़ बारिश कराची के कई इलाकों में हो सकती है और फिलहाल कराची के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सूबे पंजाब की तो वहाँ पे देखिए मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है। कहीं कहीं कुछ इलाकों में बादल छाए हुए नजर आएंगे, लेकिन बारिश का ऐसा कोई इम्कान नहीं है। और अगर हम इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में या फिर जनूबी पंजाब की हम बात करें तो वहाँ पे बारिशों के इम्कानात हैं और इस्लामाबाद में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। लाहौर की जानिब बढ़ें तो वहाँ पे आज शहर का दर्जा हरारत कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम दर्जा हरारत 25 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और KPK के कई शहरों में आज शाम के बाद बारिशों का इम्कान भी वाज़ेह है। ये तो थी वेदर अपडेट्स। चलते हैं तला की जानिब।
मुल्क में बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है उसने हर तरफ तबाही मचा दी है। चंद दिनों पहले सोशल मीडिया पर आने वाली बलोची सिंगर वहाब बुख्ती की तस्वीर ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। हाल ही में मशहूर होने वाले बलोची गाने के बाद जो है ये सिंगर ही मशहूर हुए थे, लेकिन अब जिनकी तस्वीर सामने आ रही हैं उससे वाज़ेह हो रहा है कि इनकी इस वक्त हालत बहुत ख़तरनाक है। सोचने की बात है कि हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने एमरजेंसी तो नाफिज कर दी है 23 अजला में, लेकिन साथ साथ उन्होंने इमदाद की अपील भी कर दी है इंटरनेशनल डोनर से कि हमें मदद की जाए। इस वक्त एमरजेंसी लगा दी गई है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इस वक्त सिंध हो, KPK के इलाके हों, बलूचिस्तान के इलाके हो, पंजाब के कुछ हिस्सा सैलाब की सूरत हाल की वजह से लाखों लोग मुतासर हुए हैं। मिलियन ऐसे हैं जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा है, अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी हैं। करोड़ों का नुकसान ज़रूरी तौर पर हो चुका है एग्रीकल्चर को, सारी फसलें कॉटन की ख़राब हो चुकी हैं और जो लोग तैयारी कर रहे थे उनकी ज़मीनें भी ख़राब हुई हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वली मोहम्मद ज़हरी। वली, बताइए आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वहाँ की? वहाँ अब्दुल वहाब गुलूकार हैं। हाल ही में ये कना यारी कोक में जो बलोची लोग गुलूकार उसने कहे थे, उसके कच्चा मकान था नसीराबाद से नज़दीक ही है, तो ये 5-6 किलोमीटर, उसके 3 कमरों में सारा घर उसका मुनज़्ज़म हो चुका है। अब बेयारो मददगार किसी दोस्त के यहाँ पना लिया, अब तक उसकी कोई मदद नहीं हुई सरकारी सतह पे। मीडिया ने उनको बड़ा वो किया, उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं, लेकिन अब भी उनका कहना है कि उनका एक छोटा स्टूडियो था जिसमें वो बनाया था, वहीं गुलूकारी करता था, शायरी वो करके वो करता था, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। बगैर घर के अब भी खुले आसमान तले किसी दोस्त के यहाँ पना लिया हुआ है। ज़हरी साहब, बलूचिस्तान के बाकी इलाकों की सूरत हाल क्या है इस वक्त? बलूचिस्तान के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद है, मुकम्मल सैलाब की जद में अभी पहाड़ी इलाकों से बहुत बड़ा पानी का रेला। हमारा जो नेशनल हाईवे है उस पे 4 फीट पानी है। हमारे यहाँ 220 kV का जो उच्च पावर प्रोजेक्ट ने एक ग्रेड स्टेशन बनाया है, उससे 5 132 ग्रेड स्टेशन 5 मंजिला में पूरे डिवीजन के बिजली का 36 घंटे से ब्रेकडाउन है। हालात इंतहाई नागुफ्ता बे हैं। सरकार की तरफ से कोई खास अभी तक शुरू नहीं किया गया है। बारिश आज से थम चुका है, लेकिन इम्कान है कि 3 दिन मजीद बारिश हो गए, जहां लोग बेयारो मददगार। बहुत बहुत शुक्रिया वली मोहम्मद ज़हरी, में अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके भी लोग बेयारो मददगार है, खासतौर पर नसीराबाद जहाँ का हाईवे डूब चुका है, जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, साथ साथ ग्रिड स्टेशन में पानी आ गया है, बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। तो इमेजिन कीजिए कितनी मुश्किलात में होकर। ये बलूचिस्तान नसीराबाद की बात है। सिंध की बात की जाए, टंडो मोहम्मद खान की बात की जाए, टंडो अलायार की बात की जाए, बड़े बड़े बाग डूब गए, फसलें डूब गई, लोग मुश्किल में हैं। और क्या किया जा रहा है इस वक्त? इमदाद मांगी जा रही है। आई वांट टू ऐड हियर समथिंग कि वहाब बुख्ती साहब बहुत फेमस सिंगर हो गए थे, हम जानते हैं उनको। अभी एक बहुत ही फेमस चलता है म्यूजिकल शो चलता है, उनसे उनकी पजीराई हुई, काफ़ी ज़्यादा उनकी आवाज़ को पसंद किया गया। आप सोचिए ज़रा कि उनकी गायकी से उस बैंड ने कितने पैसे कमाए होंगे, मिलियंस कमाए होंगे। लेकिन इस वक्त जब वहाब बुख्ती को सब सोशल मीडिया पे सब देख सकते हैं कि वो किस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी उनकी मदद नहीं कर सकते उन्हीं की कमाए हुए पैसों से? आपने कितनी अपनी जेबें भर ली हैं, यानी कि आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दें। उनको आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया उनके बच्चों के साथ, और कोई उनको पूछ भी नहीं रहा। दिस इज़ रियली वेरी सैड, और ये मैं कहूँगी कि बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है अगर इस इंडस्ट्री में, अगर मैं बात कहूँ तो इट्स रियली वेरी सैड। हमें चाहिए कि उनकी मदद करें। राइट, आगे बढ़ते हैं और आपको जिक्र करते हैं पोलियो का प्रोग्राम इस मुल्क भर में जारी है। कतरे पिलाए जा रहे हैं पोलियो के, और अगर आपके घर पे आए तो आप भी उनको वेलकम कीजिए और उनका शुक्रिया भी अदा कीजिए कि वो आपके घर पे आए, क्योंकि ये भी एक बड़ी सहूलत है जो वो आपको दे रहे हैं। पोलियो एक बहुत ही मुहलिक बीमारी है और इसका खात्मा हम सब पे फ़र्ज़ है। हमें सब कुछ चाहिए कि एक साथ हम खड़े हों और बच्चों को 2 बूंद पोलियो के पिलाएं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स के जहन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, काफ़ी सारे खदशात होते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तलहा तो आज हमारे साथ मौजूद है अल्लामा डॉक्टर जमील राठौर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील, आप हमारे शो में आए। आप ये बताइएगा हमें कि सबसे पहले तो इस्लाम हमें सफाई सुथराई का दर्स देता है, और पोलियो वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह सफाई का ना होना है। ये वायरस गटर लाइनों में सीवरेज के जरिए एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हो रहा है। और क्या आपको नहीं लगता कि इस्लामी तालीमात पर अमल करके हमें पोलियो समेत बहुत सी इस तरह की बीमारियों से छुटकारा हासिल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का शर्फ अता किया, और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी मुश्किलात दूर फरमाए, और हमारे भाई जमील फारूकी को अल्लाह तबारक व तआला अपने पूरे कद के साथ, अपने क़ामत के साथ, हुर्मत के साथ आपसे अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस्लाम दीन फितरत है,
इस्लाम इज़ द नेचुरल रिलीजन, और जब हम कहते हैं कि इस्लाम नेचर से बिल्कुल करीब है तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम अपने मानने वालों को न सिर्फ ये कि सेहत के उसूल अता फरमाता है बल्कि बीमारी से बचने की पूरी की पूरी प्रोफाइलेक्सिस भी अता करता है, जिसके नतीजे में हाइजीन है। इस्लाम ने देखिए कितना एक आफाकी उसूल अता फरमाया कि सफाई को निस्फ ईमान करार दिया, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सफाई पसंद नहीं होते, लेकिन उनको जब ये पता चलता है कि ईमान का आधा हिस्सा तो सफाई में है, तो यकीनी तौर पर ईमान की वजह से उनसे मोहब्बत पैदा होती है और वो सफाई की तरफ, तहारत की तरफ और नज़ाफ़त की तरफ आते हैं। फिर मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये फरमाया कि तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक है, और इसी तरीके से फरमाया कि अल्लाह को एक ताकतवर मोमिन एक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा पसंद है। अंदाज़ा लगाइए, हालांकि एक कमज़ोर और ताकतवर अगर ईमान जिसका ज़्यादा है वो पसंद होना चाहिए, लेकिन सेहत को और इसके साथ साथ इंसानी जिस्म की सेहतमंदी को बयान करते हुए आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस जानिब मुतवज्जे तवज्जो मबजूल फरमाई और हमें बताया कि ताकतवर रहो। तो इस्लाम का सबसे पहला निज़ाम है सफाई। आप देखिए कि पोलियो जो है वो ज़्यादातर मुताद्दी मर्ज है, ये इंसान से इंसान में भी फैलता है और फिर इसके साथ साथ गंदगी और गिलाजत हो उसमें ये परवान चढ़ता है। आज कल बारिशें हैं, सैलाब की सूरत हाल है, तो ये तो एक इमरजेंसी की कैफियत है, लेकिन इसके अलावा भी हमने कभी सफाई और सुथराई का एहतमाम नहीं किया। और इसके साथ साथ अल्लामा साहब कथा कलामी की माजरत, सॉरी, आपने कहा गंदगी और गलाजत से भी फैलता है, वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम फिर क्यों नहीं इस गंदगी को साफ करते, कचरे को साफ करते, गलाजत को साफ करते और ये पोलियो मुहिम के फंड्स वहां भी खर्च करें? मुझे सॉरी आखिरी आपकी आवाज आखिरी हिस्सा नहीं आ सका, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि गंदगी दो तरह की होती है। एक तो ये कि आपके अतराफ व अकनाफ में होती है और दूसरा ये कि आपके ख्यालात में होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पोलियो के मामले में गंदगी दोनों तरह से है। एक तो ये कि हमारे माशरे में, हमारी विसिनिटीज़ के अंदर, हमारी हाइजीन के अंदर और हमारी नेबरहुड के अंदर आपको गली से निकले तो कचरा नज़र आएगा। दूसरे हमारे ख्यालात में वो जोहला, मैं उलमा की बात नहीं करूँगा, कुछ उलमा नुमा जोहला, ये बड़ा अहम लफ्ज़ है, उलमा नुमा, वो ऐसे लोग हैं जो लोगों के जहनों को परागंदा करते हैं, मुख्तलिफ तसव्वुरात पेश करते हैं कि साहब देखिए ये पोलियो के जितने भी आप कतरे और ड्रॉप्स पिलाते हैं इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे इंसान जो है उसका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुतासिर होता है और वो बांझ हो जाते हैं। फिर ये तासुर दिया इसमें कोई हराम अज्जा शामिल है। नहीं साहब, इस्लाम ये कहता है किसी चीज को तहकीक के बगैर उस पर गुफ्तगू ना करो। और इस्लाम ने तो ये कहा कि कोई फासिक खबर लेकर आए तो पहले तहकीक करो, ये ना हो कि तो किसी कौम के खिलाफ हो जाओ और बाद में तुम्हें नदामत उठाना पड़े। तो यकीनी तौर पर इस्लाम डॉक्टर साहब मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगी। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से माँ बाप ऐसे हैं, जब पोलियो की टीम उनके घरों पे आती है पोलियो के खतरे पिलाने के लिए तो वालिदैन अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, कहते हैं कि जी हमारे घर में 5 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं है, जबकि कि होता है, वो झूठ बोलते हैं। सही वैक्सीन के मुताबिक, क्योंकि बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन उनके जहनों में होती है, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया इस चीज़ का। तो मुझे बताइए कि इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या ये रद्द अमल सही है, क्या ये गलत नहीं है? क्या आप झूठ बोल रहे हैं, अपने बच्चे को छुपा रहे हैं और आपके बच्चों की वजह से और दूसरे बच्चे भी जो है वो पोलियो की बीमारी मुब्तला हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस तरह औलाद पर वालिदैन का हक है, इसी तरह वालिदैन के औलाद पर भी कुछ हुकूक हैं कि उनको अच्छी ग़िज़ा दें, उनका अच्छा नाम रखें, उनको अच्छी तालीम दें, उनको अच्छी सेहत दें। ये वालिदैन के वो बुनियादी हुकूक है जो अल्लाह ने बच्चे के लिए रखे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बुढ़ापे में कोई वालिद ये चाहता है बच्चा मेरी खिदमत करे, तो यकीनी तौर पर वालिद भी जब वो बच्चा हो तो उसकी खिदमत करे, ये ना करे कि उसको छुपा ले। ये उसने उसको नहीं छुपाया, दरअसल उसने उसके मुस्तकबिल को छुपा दिया है।
उसके मुस्तकबिल को तारीक कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि अभी कंप्यूटराइज सिस्टम इतना ज़्यादा डेटा पूरी तरीके से कलेक्ट नहीं हुआ, अदरवाइज ये कि कोई मिडवाइफरी हो या कोई हॉस्पिटल हो, बच्चा पैदा हो तो आपके पास डेटा होना चाहिए इस घर के अंदर बच्चा है, और उसके साथ साथ कुछ खवातीन भी होना चाहिए, और अगर कोई छुपाता है तो अल्लाह से इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। जी हाँ, खवातीन होती है लेकिन साथ होती हैं। जी हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि आजकल तो आपको पता है कि पोलियो वैक्सीन की कुछ मुहिम में मैं भी शरीक रहा, बीइंग अ डॉक्टर, तो वहाँ पर तो पुलिस भी साथ होती है। सही, बिल्कुल ठीक है ना, ये बदकिस्मती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि दुनिया के 3 ममालिक हैं, ऑलमोस्ट पोलियो पूरी दुनिया से एरेडिकेट हो गया। 1998 में ये आया, और उसके बाद हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली 2005 के अंदर कोई बमुश्किल 28 केस आए, लेकिन उसके बाद 2019 में फिर 100 से ज्यादा आ गए। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जहालत, उसकी वजह है कि हम अपने बच्चों को समझते हैं कि शायद कोई नुकसान हो जाए। नुकसान नहीं, ना पिलाने से नुकसान होगा। और मैं आपसे अर्ज करूं कि इसी वजह से पुलिस भी साथ चलती है और लोग डर डर के जाते हैं, और जो लोग ये ड्यूटी कर रहे हैं उनको गलत तरीके से ट्रीट भी किया जाता है। डॉक्टर साहब, जो पोलियो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको भी गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनसे सही सलूक नहीं किया जाता, उनसे बदतमीजी भी की जाती है, इसलिए पुलिस साथ होती है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर जमील कि आपके पास क्या कुछ पेरेंट्स इस तरह से आते हैं, आपसे रब्ता करते हैं अपने खदशात दूर करने के लिए, कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाना हराम है, ये हलाल नहीं है, या इस तरह के सवालात के लिए रब्ता करते हैं आपसे? जी, फॉर्चुनेटली जिन लोगों ने किया वो लोग थे जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, और अल्लाह का ये करम है कि जो शहरी इलाके हैं उनसे रब्ता किसी ने नहीं किया, और उनके जहन बिल्कुल इस तरीके इस मामले के अंदर बिल्कुल साफ है, क्लियर है। लेकिन वहाँ पर कंफ्यूजन और इबहाम फैलाने के लिए कुछ उलमा नुमा या मौलवी नुमा लोग होते हैं जो महकाम और मिंबर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको पाबंदे सलासिल भी करना चाहिए, इसलिए कि इट इज़ अ क्राइम। मैं इसको गफलत नहीं समझता, मैं इसको जुर्म समझता हूँ। आप भी देखिए कि इस वक्त अगर आप पोलियो की बात करते हैं तो आपको बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज में नजर आएगा, आपको KPK के रिमोट एरियाज में नजर आएगा, और इंतहाई मैं अपना शर्मिंदगी के साथ ये बात कहूँगा कि पूरी दुनिया से पोलियो रेडिकेट हो गया। दुनिया के 3 ममालिक में मौजूद है। वो कौन से हैं? मुस्लिम ममालिक, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन 3 ममालिक में क्यों है? अक्रॉस द बोर्ड देखें तो अफगानिस्तान के अंदर एक वॉर चल रही थी, और पूरा एक फेक न्यूज़ और ये जो आप सब कुछ कहते हैं ये सारे के सारे मुअस्सर था, तो वहाँ पर हर जगह पर नहीं पहुँच पाए। हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली कुछ एरियाज ऐसे थे कि जिनके अंदर आम टीमें नहीं जा सकती थी, और वहाँ पर बहुत सारे दहशतगर्दों के हाइट्स थे जिनकी वजह से टीमें नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब ज़रब अज़ब के बाद और रद्दुल फसाद के बाद, इन ऑपरेशंस के बाद, अब मेरे ख्याल में एक्सिस जो है वो पोलियो वर्कर्स की जो अपनी जान पर खेलकर, हमें ये भी पता है कि हमारे कुछ कुलीग जो है शहीद भी हुए हैं इस अमल के अंदर। तो इन सब के बावजूद अगर पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, सबको ज़रूर पिलाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी आलिम के जहन में ये है कि इसके अंदर कोई ख़राबी है, तो उसको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, तहकीक करना चाहिए, जुस्तजू करना चाहिए, और फिर उसके बाद कोई डिसीजन। देखिए, हमारे पास अगर कोई फतवा आता है तो हम उसको बाकायदा जांच पड़ताल करते हैं, जस्ट लाइक अ जस्टिस सिस्टम, और फिर उसके बाद जाकर हम कोई फतवा जारी करते हैं, और फतवा जारी करने का कोई अहल भी होता है तो फतवा जारी किया करता है। यहाँ पर ना अहल लोगों ने फतवों की फैक्ट्रीज बनाती है। नतीजा ये निकला है कि वो मर्ज जो तो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया, आज मुस्लिम उम्मा को जकड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जंजीरें अब हमें तोड़ना होगी, और हर बच्चे को कतरा पिलाना होगा। और अगर साहब किसी के पास, मैं ये बात जरूर कहूँगा, अगर किसी आलिम के पास अगर इसका इससे मौसर पोलियो ड्रॉप्स के अलावा, इस वैक्सीन के अलावा माज़रत खान, इस वैक्सीन के अलावा अगर कोई और मौसर इलाज है तो दुनिया के सामने पेश करें। नहीं साहब, आज तक हमने सुई बनाने की जहमत गवारा नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया, चले बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील राठौर साहब। बहुत पॉइंट आपने उठाया कि हमें सोचना होगा कि हम आज के स्टेज पर खड़े हैं, हम अपने क्या क्या चीज़ें तैयार करते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम उम्मा का भी मामला है। सिर्फ अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान में पोलियो बचा है। दुआ करते हैं कि जल्दी इस बीमारी से पाकिस्तान को निजात मिले। वर्दा आमीन। और इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद।
आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आई होप जो लोग अभी तक सो रहे होंगे वो अब उठ गए होंगे और चाय कॉफ़ी नाश्ता वाश्ता करके थोड़े से फ्रेश हो गए होंगे, क्योंकि अब बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट की, जो कि है बोल प्रेडिक्शंस। यहाँ पे हम प्रेडिक्शंस करते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, आपके सितारों के हवाले से कि आज का दिन या आपका हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन आज जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट, वो हम सबके फेवरेट हैं और जब वो आते हैं तो मैं उनके सामने ही कहना चाहूँगी ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले मैं कहूँगी वेलकम कहूँगी अजीम जाफरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। दी वेरी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और ये आपको कलर थेरेपी से भी चीज़ें बताते हैं। तो वेलकम टू दुनिया बोल है अजीम जाफरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। आपका शुक्रिया कि आप मुझे इनवाइट करती हैं। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच अजीम भाई। आपको देख के वो एक बहुत फेमस गाना है, आप आए बाहर आई, और मैंने आपको देखा तो मुझे बिटकॉइन की याद आई क्योंकि आपसे अच्छी प्रेडिक्शन बिटकॉइन की और कोई नहीं कर सकता। तो बताएं कि बिटकॉइन वालों ने थोड़ा सांस तो लेना शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे मुल्क में माशाल्लाह वकार ज़का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिटकॉइन पे। हाँ, वो बहुत तो लोग हैं। मैं तो एक छोटा सा प्रेडिक्शन है ना, आप बताते हैं। फिर भी अभी लास्ट टाइम सीखने आपने की टाइमिंग बताई प्रोसेस थी से नहीं और निकल उन्हीं पा रहा हूं मैं टाइमिंग तो। से बिटकॉइन ऊपर गया था, मुझे अभी तक याद है अच्छे तरीके से। अब बता दें, थोड़ा सा नजरसानी कर दें, काफी वो व्यूअर्स एक हमारे तुक्का लग गया होगा मेरा। बड़े लोगों की यही पहचान होती है, तुक्का लग गया होगा मेरा। मानते नहीं है। चले खैर बताएं क्या सूरत हाल है बिटकॉइन की, कब ऊपर जाएगा? ये देखिए कैलकुलेशन होती है, इसमें बस हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी होती है हमने, ठीक है ना। बाकी अल्लाह ताला इल्म जान है उस पर, जो चाहें अल्लाह ताला कर सकते हैं। हमारी सिर्फ इल्मी एक कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। बिटकॉइन पे याद आ गया, जैसे अब ये जो इस महीने की 26, 27 और 31 यानी कि 26, 27 एंड 31 अगस्त होगी ना, तो जैसे अब आपको शौक है बिटकॉइन का, तो इसमें रिस्क ना लें, क्योंकि हो सकता है इन डेट्स में नीचे जाए। अच्छा, ठीक है ना, डाउनवर्ड्स हो जाए बिटकॉइन के जो है ना, हाँ, वैल्यू, ठीक है। और 1 सितंबर भी डेंजरस हो सकता है। अच्छा, अब जो मतलब आप जैसे अब लेना चाह रहे हैं कि हम लेके रखा हुआ है, कब निकालें, कब उसको सेल आउट करें, ठीक है ना। तो जो अप होती है उसकी प्राइस, वो इस महीने की 24, 25 और 29, 24 अगस्त, 25 एंड 29 अगस्त विल बी गुड फॉर बिटकॉइन। सही, यानी 24, 25 और 29 ऑफ अगस्त जो है डेट्स बिल्कुल मैंने लिख भी लिया, मैं अनाउंस भी कर रही हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए। वो अच्छा जा सकता है कि 24, 25 और 29 बिटकॉइन के लिए ये 3 तारीखें अगस्त की अच्छी जा सकती हैं। सही अजीम जाफरी साहब? और फिर 26, 27 और 31 अगस्त और 1 सितंबर अच्छी नहीं है, बिटकॉइन नीचे जा सकता है, ऐसे हाँ, ये अच्छी नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, अब इससे क्या होगा, इस इल्म का जो मकसद है ना, कि एक आपको आइडिया हो जाएगा एटलीस्ट। अदरवाइज आप ब्लाइंड बैठे हुए, कुछ पता नहीं, मतलब जैसे हमने उस दिन प्लॉट ले लिया, जब से ये घर लिया है, मसला है, गाड़ी ले ली। ये जो इल्म है इसका मकसद ये है कि इसको आप अपने काम में लाके आसानियां पैदा करें। सही। अच्छा अजीम साहब, ये बताइएगा कि बिटकॉइन की पहले एक वक्त था कि मार्केट इतनी अच्छी थी कि लोग बहुत अच्छा कमा रहे थे, कि लोग अपनी जॉब छोड़ के टोटल कंप्लीटली टाइम जो है वो बिटकॉइन को दे रहे थे। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है, थोड़ी स्टेबिलिटी आई है बट नॉट दैट मच कि वो पहले वाले प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कब तक बिटकॉइन में इस तरह की बेहतरी आ जाएगी? देखें, अभी जो है ना ऐसी वाली बेहतरी नहीं आएगी जो पहले थी, मतलब उसमें बहुत लोगों ने माशाल्लाह अच्छा पैसा बनाया, वो वाली अभी नहीं नज़र आ रही मुझे। हल्की फुल्की टुक टुक ज़रा सा बेहतर हो गया, फिर डाउन हो गया, तो ये भी 23 अक्टूबर तक तो वैसे ही ऐसे ही चलेगा अभी, ठीक है ना। अभी तो हम अगस्त में बैठे हैं, सितंबर है, फिर अक्टूबर लास्ट वीक है तक जो है ना, अभी ऐसे ही चलेगा। उसके बाद थोड़ी सी बेटरमेंट स्टार्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। सही सही, ठीक है। और फिर एक, हाँ, नेक्स्ट ईयर एक इंशाल्लाह डेट देंगे, उस डेट के बाद से फिर एक उठेगा, फिर एक बूम आएगा इस पे ना, तो वो भी बताएंगे। बल्कि अभी तो, हाँ, अभी तो मैं आजकल इस पे काम कर रहा हूँ कि जैसे अब मैंने ये डेट्स तो दे दी हैं, इस पे टाइमिंग की कैलकुलेशन आजकल इस पे वर्किंग हो रही है मेरी, कि मैं टाइम भी बता दूँ कि भी जैसे 8 से 10 बजे, शाम 5 से 7 बजे, इसमें ज़रा मोहतात होके खेलें, ये इसमें अब जा सकता है, इस तरह की पे अभी वर्किंग हो रही है। सही सही, तो टाइमिंग बता सकते हैं अभी आप हमें या अभी नहीं?
नहीं, अभी इस पर वही बता रहा हूँ ना, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, उसमें बहुत टाइम लगता है, एक एक मतलब मिनट का काफी बहुत ज्यादा हिसाब होता है, कैलकुलेशन 20-20 मिनट का कैलकुलेट तो बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस तो फिर यही है, फिर बंदा कोई और काम ना करे, इसमें ही बैठा रहे, इसमें ही बैठा रहे। बिटकॉइन में जो भी घुसता है वो सिर्फ उसी में ही बैठा रहता है, चाहे वो कैलकुलेशन हो टाइमिंग्स की या फिर बिटकॉइन की कैलकुलेशन हो। जाफिर साहब आज आप हमारे साथ मौजूद है, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए, थोड़े सितारों के अहवाल पूछे जाएं आपसे। आप बताएंगे कि ये वाला हफ्ता अभी शुरू ही हुआ है, ट्यूसडे है आज, कौन से सितारों के लिए अच्छा है और कौन से सितारों के लिए इतना खास नहीं है? देखें अगर हम एरीज की बात करें ना, तो एरीज का इस वक्त ठीक है, खर्चा वाला स्टार उनका चल रहा है, मगर एक अच्छा भी है। अच्छा। औलाद की तरफ से खुशी, कोई फाइनेंशियल गेन्स, ये वो उनका अच्छा चल रहा है। टॉरस वालों का भी अच्छा चल रहा है, कोई प्लानिंग में कामयाबी, लोगों से मेल मिलाप, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उनके रिश्ते आना। अच्छा, रिश्ते पे याद आ गया, चलें आज आपको एक टिप भी दे देते हैं। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट होगा, देखा होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना? नॉर्थ ईस्ट, एक घर में 4 डायरेक्शन होती हैं हर घर में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है ना? शुमाल, मशरिक, मगरिब, जुनूब, ये तो सुना ही होगा। हाँ नहीं, घर पे सेंटर में खड़े होके देखेंगे, घर के सेंटर में सही। तो जिधर नॉर्थ आएगा ना, तो उधर राइट पे ईस्ट आएगा, तो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान एक आपने देखे होंगे आजकल बड़े डेकोरेशन आते हैं, वो वाटर फाउंटेन टाइप के, ठीक है ना? आप उसको प्लग इन कर दें और वो पानी बह रहा है, फाउंटेन बना हुआ, छोटे छोटे आते हैं, 2-2 हज़ार 2,500 रुपए के। सही। वो जो शादी में जिनके इश्यूज आ रहे हैं ना, फीमेल्स के, लड़कियों के, बच्चियों के, वो नॉर्थ ईस्ट पे ना वो फाउंटेन लगा दें आप। सही। तो एक तो शादी और अच्छे रिश्ते आने का मसला हल होगा, और आपके फाइनेंशियल गेन्स में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये पानी का बड़ा अहम रोल है हमारी जिंदगी में। जी सही, ठीक है ना, पानी का बड़ा अहम रोल है। तो ये उन लोगों अच्छा, के लिए अब टॉरस नहीं आते, सही जी, टॉरस वाले हाँ, रिश्ते की प्रॉब्लम है, कोई माली मसाइल हैं कि जी अगर रिश्ते आ रहे हैं, पैसा नहीं है, शादी नहीं हो पा रही, तो वो दोनों चीज़ें इससे जो है ना, इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप जिनको ये करेंगे रेमेडी, बहुत फ़र्क पड़ेगा। चलें जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जेमिनाई वालों का बहुत अच्छा है, गाड़ी, मकान, घर, तालीम, इनका सितारा बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, परसों हो चुका है इनका, ठीक है ना? उसके बाद कैंसर वालों का अच्छा है, मगर अभी हाँ, ये जो 31 अगस्त और 1 को इसमें कोई इंपॉर्टेंट काम ना करें, बाद में ये होगा हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, ठीक है ना? लियो वालों का बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक इनका बड़ा ज़बरदस्त पीरियड है, ठीक है ना? जो चाहें, जो सोचें, इनके काम होंगे, काम इनके कोई नहीं रुकेंगे। विर्गो वालों का बहुत अच्छा है, अपना स्टार अपने घर में है, शादी, ट्रैवलिंग, ठीक है ना, पार्टनरशिप, कोई काम रुका हुआ, कहीं से पैसे आने थे, वो सब कुछ होगा। लिब्रा वालों का अच्छा है, मगर अपने सर का, चेहरे का, आई साइट का, दांतों का ख्याल करें, और थोड़ा सा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है ना? लिब्रा वालों की। स्कॉर्पियो वालों का अच्छा जा रहा है, मगर आजकल थोड़ा सा पीसीआर से रिक्वेस्ट आई है, पाइसिस का डायरेक्ट पाइसिस पे चले जाओ, स्कॉर्पियो से पहले पीसीआर से आवाज आएगी। अच्छा, डायरेक्ट पाइसिस पे चले जाते हैं। पाइसिस का बहुत बेहतरीन जा रहा है, मगर अभी जुपिटर उल्टा चल रहा है 23 अक्टूबर तक शायद, ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा जो होता है ना, कुछ के लिए अच्छा होता है, कुछ के लिए खराब होता है। ये नहीं कि 100% के लिए अच्छा है 100%, मगर ये देखना होगा उनके नेटल हॉरोस्कोप में पैदाइश के वक्त उनके प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी, मगर अच्छा जा रहा है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बल्कि उनका पाइसिस वालों को कहूँगा कोई रिश्ता आ सकता है, ट्रैवल आ सकता है। अरे वाह, जबरदस्त। चलें जी, हम स्कॉर्पियो पे थे, स्कॉर्पियो से आगे बढ़ते हैं अब। जी 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 हाँ जी, स्कॉर्पियो का ये है कि उनका अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा वीक घर में गए हुए हैं, तो अभी ज़रा आने वाले 2-4 महीने जो है ना, कोई इंपॉर्टेंट काम ना करें, जो नॉर्मल रूटीन के काम है वही चल के लाएं, नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, जॉब चेंज ना करें, स्विच ना करें, इस तरह के कामों में से अवॉइड करें ज़रा, ठीक है? उसके बाद आएगी बारी सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस का बहुत अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जिनका टाइम ऑफ बर्थ से मून साइन और असेंडेंट सेजिटेरियस है, ये वो बात हो रही है, सही, ठीक है? सन साइन की बात नहीं हो रही कि हम इस महीने से इस महीने पैदा हुए तो हमारा सेजिटेरियस, नहीं, वो नहीं। अच्छा, मून साइन, ठीक है? उसके बाद कैप्रिकॉन का ज़रा अच्छा हाँ, सन साइन या मून साइन, सॉरी मून साइन या असेंडेंट, सही, ठीक है ना, नॉट सन साइन। अच्छा जी, अब कैप्रिकॉन की बारी है। कैप्रिकॉन का बहुत अच्छा चल रहा है, मगर वही वाली बात, जुपिटर और सैटर्न इस वक्त दोनों सितारे रेट्रोग्रेड हैं, उल्टी चाल में है, तो कामों में रुकावट होती है, कुछ के काम बनते भी हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है 100% की रुकावट आएगी, कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि सितारा उल्टा है तो हमारे काम रुक गए, नहीं, बल्कि मैंने अक्सर लोगों के उल्टे चाल में होते काम देखे,
अच्छा। सितारा जैसे उल्टा होके उनका काम हो गया। ऊपर जब अल्लाह की हुक्म अल्लाह की मर्जी हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, वो तो कुछ भी, वो तो देखिए अल्लाह की मर्जी पे तो आपके स्टार हैं नहीं है, वो आपको देना है तो लिख दिया, नसीब में तो मिलना ही मिलना है। बेशक बेशक, ठीक है ना, अल्लाह की तो ये है। हाँ अच्छा, उसके बाद एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों का अगर देखा जाए तो उनके अभी 12th हाउस में सैटर्न क्या हुआ, ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, फजूल की मतलब सेहत में ऐसा डाउन फील करेंगे, लथार्जिक हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा सा वीकनेस इनको फील होगी। और कोई बाहर अगर जैसे जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या कोई बाहर हैं तो यहाँ आना चाह रहे हैं, उनको भी चाहिए अवॉइड करें ये 1-2 महीने। उसके बाद आखिर में पाइसेस का मैंने आपको बता चुके हैं। अच्छा अजीम भाई, ये बताएं तो बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त, सबसे अच्छा पाइसेस उनका तो ऑफर आ सकती है जॉब की किसी और जगह से। अरे वाह भाई, तो जबरदस्त। अच्छा अजीम भाई, तो आपने तमाम सितारों का हालात बता दिए, अभी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सितारे क्या कहते हैं, कि उनके सितारे बड़े गर्दिश में चल रहे हैं, गिरफ्तारियों का सुनने में आ रहा है, काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी तो कुछ गर्दिश में नहीं चल रहा है, और अल्लाह ना करे हमारे किसी भी पाकिस्तानी के सितारे गर्दिश में जाएं, मेरी तो दुआ है सबके अच्छे जाएं, आमीन, ठीक है ना। मगर ये मैं बता दूं 24 सितंबर ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, खान साहब को कहिएगा जलसे ना ही करें तो अच्छा है। अच्छा, अवॉइड करें, पब्लिकली जाना अवॉइड करें, हाँ लोगों में जाना अवॉइड करें, ठीक है ना, क्यों कि स्टार उनका वीक होना शुरू हो जाएगा 24 सितंबर ऑनवर्ड्स, फिर वो चलेगा ज़रा आगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए हो गया, फिर वो हाँ 17 अक्टूबर को फिर मज़ीद डाउन हो जाएगा, एक और सितारा आके मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो अब उनको थोड़ा सा हाँ एहतियात करें, जितना अभी ये करना है, ठीक है ना, जो भी है जैसा भी है, तो मेरे लिए तो भी सब बराबर है। कमी होती हुई नज़र आ रही है आपको, या फिर कोई किसी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं? नहीं, प्रेशर बिल्डअप होता नज़र आ रहा है, मकबूलियत में तो कमी नज़र नहीं आ रही, मगर ये इसी तरह के जैसे आज इसको आपके एक टीम मेंबर को उठा लिया, वो एक टेंशन आई जाती है, जाहिर है, ठीक है ना, तो वो मुझे हाँ नज़र आ रहा है। मगर अब जो ये मैं डेट दे रहा हूँ आपको 24 सितंबर से, इसमें इनको अपना खुद ख्याल करना है, सही, ठीक है ना, उसमें आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, उसमें आप अपना सिक्योरिटी भी टाइट रखें, उसमें हर तरीके से, उसमें कोई उल्टे सीधे केसेस ना आपको सामना करना पड़े, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें जी नया प्रोग्राम कोई हम करेंगे तो उसमें डेट्स भी दूंगा, जरूर इन डेट्स पे आप जो है ना वो ना करें, इंशाल्लाह वो आपसे टाइम ले लेंगे, बल्कि प्रोग्राम करेंगे सारे पॉलिटिशियंस को दिया करेंगे। हाँ चले जी, आपसे हम बात कर लेंगे, फिर टाइम ले लेंगे, जब आप कहेंगे उस दिन कर लेंगे। अच्छा ये बताएं कि 28 अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का, सितारे क्या कहते हैं पाकिस्तान के? मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट बैट जीतेगा। अच्छा, जो भी फर्स्ट बैटिंग करेगा वो जीतेगा। हाँ, मगर अभी मैंने किया नहीं है क्योंकि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी टाइम 4-5 दिन पड़े हैं, मैं कर लूँगा। मगर जो मुझे अंदाज़ा हुआ है ना कि जिस टाइम पे ये खेलेंगे तो फर्स्ट बैट भारी है। सही, फर्स्ट बैट बन करेगा। अब देखते हैं फर्स्ट बैटिंग कौन करता है कौन नहीं करता। थैंक यू सो मच अजीम जाफरी साहब, हमारे ये भी फाइनल नहीं है। अच्छा, फाइनल ये मेरी फाइनल वर्डिक्ट नहीं है भाई। हाँ, मैं करूंगा कैलकुलेट, मगर एक आइडिया दिया है फर्स्ट बैट जीत सकता है। चले हम आपका आइडिया लिख लेते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या होता है, फिर हम आपको दोबारा से लाइन पे लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम जाफरी साहब, हमारे थे वेरी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, और ये हमें काफ़ी सारे राइचे भी बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट बैट भारी होगा, और खान साहब के लिए इन्होंने थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन बता दी है कि जी 24 सितंबर और 17 अक्टूबर तक उनका सितारा थोड़ा सा भारी है, तो वो आवाम में जाना थोड़ा सा अवॉइड करें, बहुत फूक के कदम रखें। अल्लाह रहम करे। इसी के साथ हमारे शो का वक्त तमाम होता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा शो पसंद आएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।